मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे द्वारा राष्ट्रीय आय के मापन की तीसरी विधि, जिसे हम व्यय विधि के नाम से भी जानते हैं और जिसका एक और नाम होता है उपभोग व्यय निवेश विधि, का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए व्यय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र परिवार, फर्म, सरकार और विदेश, इन चारों क्षेत्रों के द्वारा अंतिम उपभोग्य वस्तुओं, निवेश वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर जितना भी व्यय किया जाता है उसका योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बच्चों, मैं इसको पहले अपने शब्दों में समझाती हूँ, फिर आपको बुक से समझाया जाएगा, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। व्यय विधि को उपभोग व निवेश विधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यय विधि के अंतर्गत जितना भी व्यय किया जाता है अर्थव्यवस्था में, वो या तो उपभोग के लिए किया जाता है या वो निवेश के लिए किया जाता है। या तो उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय होता है या पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय होता है। तो इस विधि का एक और नाम पड़ गया उपभोग व निवेश विधि। सामान्य रूप से व्यय विधि के 4 कारक सम्मिलित होते हैं। एक होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। अर्थव्यवस्था में रहने वाले परिवारों के द्वारा जितना भी अंतिम वस्तुओं पर व्यय किया जाता है उसे निजी अंतिम उपभोग व्यय के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको सी से डिनोट किया जाता है। दूसरा है हमारा निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। बच्चों, इसके बारे में और एक बात बताती हूँ। अंतिम उपभोग व्यय, जो निजी अंतिम उपभोग व्यय परिवार के द्वारा किया जाता है, वो मुख्य रूप से उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। निवेश व्यय जो होता है ये आपके पूंजीगत वस्तुओं पर पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। इससे और अधिक आय का सृजन करने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे सरकारी व्यय आता है। सरकार के द्वारा भी उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर अंतिम रूप से व्यय किए जाते हैं। इसे शॉर्ट में जी से डिनोट किया जाता है। और चौथे नंबर पर शुद्ध निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। आयात और निर्यात का डिफरेंस जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है या एनएक्स कहलाता है। एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट होता है, जो X माइनस M की सहायता से प्राप्त होता है। इन चारों का GNE या ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे C से डिनोट किया गया है, I जिसे निवेश व्यय के द्वारा डिनोट किया गया है, G जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा व्यक्त किया गया है, और शुद्ध निर्यात जिसे X माइनस M के द्वारा डिनोट किया गया है, या नेट एक्सपोर्ट जिसे X माइनस M से डिनोट किया है। इन सबका योग करके अर्थव्यवस्था की GNE को याद किया जा सकता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम बुक से एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्यय विधि पेज नंबर 99 पर आपके दी हुई है। ये राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि का उपयोग करते हैं। तो सकल राष्ट्रीय व्यय की राशि ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में होने वाले व्ययों जीवन निर्वाह हेतु, जीवन निर्वाह मतलब उपभोक्ता वस्तुओं हेतु, और पूंजीगत उपभोग हेतु, अधिक उत्पादन के लिए निजी पूंजीगत व्ययों, सरकार के व्ययों और शुद्ध विदेशी व्ययों तथा घिसावट का योग किया जाता है। ये आपका फॉर्मूला ही है बच्चों, ये जो आपके यहाँ पर दिया हुआ आपको समझाया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक देश में होने वाले व्यय के प्रमुख घटक निम्न होते हैं। पहले नंबर पर निजी उपभोग होता है, दूसरे नंबर पर विनियोग या निवेश होता है, तीसरे नंबर पर सरकारी व्यय होता है, चौथे नंबर पर शुद्ध निर्यात होता है। पहले नंबर पर जो निजी उपभोग व्यय व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा होने वाले उपभोग व्यय को निजी उपभोग व्यय के नाम से जाना जाता है। निजी उपभोग व्यय के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है वे निम्न प्रकार की होती है। अस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल जो एक बार या एक से अधिक बार यूज़ करके फिनिश हो जाती हैं। इसके अंतर्गत आपके फल सब्जियां भी आती हैं और जूते चप्पल भी आते हैं, जो कुछ समय तक सेमी ड्यूरेबल जिसे हम कहते हैं, कपड़े आते हैं, जूते चप्पल आते हैं, जिन्हें कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद वो जो बेकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर की उपभोक्ता वस्तु में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं, जिसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, व्हीकल, आपके मकान और जो लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं हैं।
तीसरे नंबर पर उपभोक्ता की वस्तुओं में सेवाएं सम्मिलित होती हैं, सर्विसेज, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, चाहे वो डाक, तार, शिक्षा, चिकित्सा, इनसे संबंधित हो। दूसरे नंबर पर होता है विनियोग या निवेश व्यय। ये बच्चों ध्यान से पढ़ना, इसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है, वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। विनियोग या निवेश व्यय, निवेश एक प्रकार के उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय होता है, मतलब उत्पादन कार्यों के लिए जो भी व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। एक निश्चित अवधि में होने वाले निवेश के कारण पूंजी के भंडार में वृद्धि होती है, स्टॉक में वृद्धि होती है। जैसे प्रारंभ में 1 मशीन थी, फिर वर्ष के अंत में 3 मशीनें हो गई, तो 2 स्टॉक में वृद्धि, पूंजी के भंडार में वृद्धि होती है। निश्चित अवधि में होने वाले निवेश के कारण पूंजी के भंडार में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया में अन्य साधनों के साथ साथ पूंजी की घिसावट भी होती जाती है। ये घिसावट एक प्रकार की हानि होती है। देखो बच्चों, यहीं से अपना वो क्वेश्चन चालू होगा जिसका मैं आंसर आपको बता रही हूँ कि एक वर्ष के दौरान वह जितना भी आपके द्वारा पूंजी का स्टॉक यूज़ किया जाता है, उस पूंजी का लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्य में गिरावट आती है, जिसे हम घिसावट व्यय या मूल्यह्रास कहते हैं। ये घिसावट एक प्रकार की हानि होती है। घिसावट के लिए एक प्रकार का प्रावधान किया जाता है, जिससे मतलब जब हम, जैसे हमारी गाड़ी है, मशीनें हैं, इनको हम लगातार यूज़ करते हैं तो इसमें ऑयलिंग डाली जाती है या सर्विस कराई जाती है, तो उसके लिए हम पहले से ही अपने पैसे साइड में रख देते हैं। एक अलग से एक प्रकार का प्रावधान होता है, घिसावट के लिए एक अलग प्रकार का प्रावधान होता है। ये प्रावधान पूंजी के उपभोग का प्रावधान कहलाता है। मतलब पूंजी का लगातार प्रयोग करने से जो मूल्यह्रास या घिसावट आती है, उस घिसावट को सर्विस कराने के लिए, उस घिसावट पर जो भी व्यय किया जाता है उसे पूंजी के उपभोग का प्रावधान कहते हैं। बच्चों, ये जो पूंजी के उपभोग का प्रावधान है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। निवेश 4 प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक स्थिर निवेश, जैसे बिल्डिंग के अंदर, मशीनों के अंदर, माल के भंडारों के अंदर, कच्चे माल के भंडार के रूप में भी निवेश किया जाता है। गृह निर्माण के लिए कई बार ना हम गोदामों का भी निर्माण करते हैं, उसके अंदर भी निवेश होता है, या बिल्डिंग्स वगैरह और एक्स्ट्रा खरीदी जाती है। और सरकारी निवेश 4 प्रकार का आपके होता है। फिर आपके सरकारी व्यय आ गए। सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं प्रदान की जाती है। एक देश की सरकार के व्यय को उत्पादन में योगदान के रूप में माना जाता है। सरकार की व्यय में शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, कानून और व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित होते हैं। नोट कर लेना, सरकारी व्यय में किन्हें सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, कानून, व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं। सरकारी खरीद पर व्यय के अलावा भी सरकार अन्य खर्चे करती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान, सरकारी उपभोग व्यय और स्थायी पूंजी का उपभोग व्यय सम्मिलित किया जाता है। ये लाइन भी नोट कर लेना बच्चों। कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान, सरकारी उपभोग व्यय और स्थायी पूंजी का उपभोग व्यय सम्मिलित किया जाता है। सरकार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए धन का हस्तांतरण भी व्यय करती है। ध्यान रहे, विभिन्न प्रकार के हस्तांतरण व्यय बिना उत्पादक कार्यों के ही किए जाते हैं। मैंने आपको पहले के लेक्चर में ही बताया था, हस्तांतरण व्यय या हस्तांतरण भुगतान जो होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट जिन्हें हम कहते हैं, ये एक तरफा भुगतान होते हैं। दान, अनुदान, सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इनके बदले में दूसरा पक्ष जिसे ये सहायता प्रदान की जाती है, कुछ भी पे नहीं करता है, ना तो कोई सेवा प्रदान करता है, ना कोई उत्पादन में योगदान प्रदान करता है। तो हस्तांतरण व्यय बिना उत्पादक कार्यों के किए जाते हैं, अतः हस्तांतरण कार्यों को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं जोड़ा जाता है। शुद्ध निर्यात व्यय एक निश्चित अवधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर के आधार पर शुद्ध निर्यात व्यय को ज्ञात किया जाता है। x - m का डिफरेंस होता है ये। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु शुद्ध निर्यात व्यय सम्मिलित करते हुए सकल राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। सकल राष्ट्रीय आय में परिवार का उपभोग व्यय सी के द्वारा, परिवार का उपभोग व्यय आई के द्वारा निजी निवेश व्यय, जी के द्वारा सरकारी व्यय और x - m के द्वारा शुद्ध निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। फॉर्मूला इस व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करने का बनता है।
फिर आपके राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख समस्याएं आ गई। राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख समस्याएं केवल सैद्धांतिक ही नहीं हैं। कम विकसित देशों के लोग जहां अनपढ़ होते हैं, कम विकसित देशों में ज़्यादातर उत्पादन का वस्तु विनिमय होता है, बहुत सारे लेन देन बाजार के बाहर होने के कारण सरकार को जानकारी नहीं होती है, पिछड़े हुए देशों में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण नहीं होता है, राष्ट्रीय आय की सूचना आसानी से नहीं मिलती है और राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी कम विश्वसनीय होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करना एक कठिन कार्य हो जाता है। बच्चों, ये जो राष्ट्रीय आय की प्रमुख गणना समस्याएं होती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, ये हर विधि के अंतर्गत आपको अलग अलग करा दी गई है। किस विधि में कौन सी समस्याएं आती हैं, नोट्स में ही अच्छे से आपको मिल जाएंगी। प्रमुख यदि आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय आय की समस्याएं कौन कौन सी है गणना करते समय, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे दोहरी गणना की समस्या, दूसरी समस्या के रूप में लिखोगे शिक्षा का अभाव, तीसरे समस्या के अंतर्गत आप लिखोगे स्वयं के उपभोग के लिए रखा गया उत्पाद, और चौथी समस्या के अंतर्गत आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि 3 समस्याएं, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन या गैर मौद्रिक लेन देन जिन अर्थव्यवस्थाओं में होता है वहाँ पर सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।